अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज दिन की अहम खबर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कई रोज़ पुरानी खबर की तरदीद है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। मोहसिन नकवी ने एक्स पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ खबरों को गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी करार दिया है और कहा यह कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफ़े की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है और नहीं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को सदर के ओहदे में कोई दिलचस्पी है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि ये झूठ कौन किस मकसद के लिए और किस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फैला रहा है। ये बदनीयती पर मबनी मुहिम दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है। मोहसिन नकवी साहब का, वज़ीर दाखिला साहब का जो ट्वीट है, जो एक्स पर उन्होंने मैसेज शेयर किया है, वो भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए, दीगर मामलात को डिस्कस करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नवीद नसीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पहली दफ़ा आज हमारे साथ बराह रास्त आपके सामने होंगे। मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही से काशिफ रफ़ीक साहब ने। इम्तियाज़ फरहान साहब को आप देख सकते हैं वीडियो लिंक पर, कराची से मौजूद हैं। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आज़म चौधरी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ नवीद नसीम साहब, आज चूँकि आप इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद में आज ये बड़ी खबर है, ट्वीट इस्लामाबाद से हुआ है, तहलका इसने हर जगह मचा रखा है सर। लेकिन ये जो खबर है जिसकी आज तरदीद की गई है वज़ीर दाखिला की जानिब से, ये खबर नवीद नसीम साहब 5 रोज़ पुरानी है और हम बहुत सारे टॉक शोज़ में देख रहे थे कि अब तो ये कहीं डिस्कस भी नहीं हो रही थी इतने सारे दिन गुजर जाने के बाद। तो क्यों आज 5 रोज़ पुरानी एक खबर पर तरदीद की ज़रूरत पेश आई? और तरदीद तो बता रही है कहीं ना कहीं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दाल में कुछ तो काला है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आसमा। आखिर में जो 2 आपने मुहावरे यूज़ किए ना, मुझे लगता है कि सारा तज्जिया जो है ना वो उन्हीं 2 मुहावरों में छुपा हुआ है। 5 दिन बाद एक खबर की तरदीद किया जाना, क्या ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से इंटीरियर मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि ये खबर बदनीयती पर मबनी है या कुछ भी है? दूसरी बात, एक चीज़ आप ये देखें कि पाकिस्तान में जब से फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका हुआ है, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ सुनने में आ रहा है कि वो सदर बनने जा रहे हैं, एक तरफ सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर कोई कह रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उधर से इमरान खान के बेटे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जो जिस पे हम आगे जाके भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। एकदम दौरा अमेरिका के बाद फील्ड मार्शल के पाकिस्तान में इतनी तब्दीलियां आने की वजूहात क्या हैं हमें? और दूसरी एक और चीज़ कि पाकिस्तान ने जो जंग जीती भारत से, और उसके बाद फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी की और फोर्सेस की रिकग्निशन और पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अब कुछ लग रहा है कि वाकई ही कुछ होने जा रहा है। जैसे कोई बातें कर रहा है कि कौमी हुकूमत आ जाएगी, कोई कह रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस पे शायद हमने पहले बात भी की हुई है कि जो 22वें ग्रेड के या सेक्रेटरीज होंगे इदारों के, वो प्राइवेट लिए जाएंगे। क्या वजह है कि इतना कुछ होता जा रहा है? एकदम से बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। कुछ ना कुछ तो होगा। और जिन सहाफ़ी ने ये खबर, एजाज सैयद जो हमारा दोस्त है, उसने ये खबर दी है, हम उसको बेशक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसको डिनाई कर दे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एजाज सैयद को जानता हूँ। एजाज सैयद जो है वो कभी भी शवाहिद के बगैर कोई खबर नहीं दे सकता। सरप्राइज्ड आप नजम सेठी साहब का जिक्र नहीं कर रहे। सॉरी, नजम सेठी साहब ने, आई एम रियली सॉरी, नजम सेठी साहब की खबरों को भी मुझे लगा आप उनको इतना क्रेडिबल नहीं समझते। नहीं, मेरे ज़हन में नहीं था कि वो मैं आई जस्ट स्किप्ड हिज नेम, वो नथिंग लाइक हिम। तो उनकी खबरों को इस तरह से कैटेगोरिकली रद्द करना मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा मुझे कभी नज़र नहीं आया। ठीक हो गया, सही हो गया। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये ट्वीट पे तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले ज़रा ये बता दीजिएगा कि जब कोई इस तरह की तरदीद आती है, कोई बड़ा मामला होता है, तो हम देखते हैं कि हमेशा जो वज़ीर इत्तलात होते हैं वो करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत सारे मामलात पे इस तरह की गुफ्तगू फरमाती रही हैं। ये अतालो तारड़ साहब जो हैं ये कहीं मसरूफ़ थे जो मोहसिन नकवी साहब को आगे आना पड़ा। और फिर जब मोहसिन नकवी साहब की हम बात करते हैं, ज़ाहिर है हम जानते हैं वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं हैं, ना पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक है, ना मुस्लिम लीग नून से है। सेनेटर वो ज़रूर हैं। फिर हमें ये समझा दीजिएगा कि वो यहाँ पर किसकी तर्जुमानी कर रहे थे, किस हैसियत में उन्होंने ये ट्वीट किया है? पीपल्स पार्टी की तरफ से किया है, नून लीग की तरफ से किया है, हुकूमत की तरफ से किया है, या फिर फील्ड मार्शल साहब की तर्जुमानी कर रहे थे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें ये सारी जो डिबेट शुरू हुई है ना, ये सारी डिबेट ऑन रिकॉर्ड शुरू हुई है लंदन से, अच्छा पाकिस्तान से नहीं हुई। अच्छा और लंदन से एक मौसूफ हैं जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब हैं, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड की वारदात के मेन मास्टरमाइंड हैं शहजाद अकबर साहब। सबसे पहले उन्होंने ये बात इनिशिएट की कि इस तरह की एक चीज़ हो रही है और उसको आईनी तरमीम का कवर दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से भी चीज़ों ने की, साफ़ी का काम है खबर देना, कभी वो ठीक होती है कभी गलत होती है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो हमारी भी गलत साबित हुई हैं, बाकियों की भी हो सकती हैं। इमरान खान से डील की बात नजम सेठी साहब तवातर से करते रहे लेकिन नहीं हो सकी अभी तक। बहरहाल ये एक ज़िमनन बात थी। अब मसला ये है कि कुछ 1-2 रोज़ पहले ऐवान सदर में एक तकरीब हुई। उस तकरीब में हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, 24 चैनल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने जरदारी साहब से पूछा कि सर आपकी तब्दीली की बाज़ गश्त है। तो जरदारी साहब ने प्यार मोहब्बत से उनको थपकी दी, मुस्कुराए और चल दिए। उसके बाद लोगों ने उससे मज़ीद चैमगोइयाँ कि उन्होंने कोई हाँ नहीं की, ना नहीं की। तो चूँकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये शुनीद है कि वो जरदारी साहब उनको अपना बरखुरदार कहते हैं, समझते भी हैं, तो उसके बाद फिर उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है फील्ड मार्शल साहब से, ये भी सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की कोई स्पेकुलेटेड थ्योरी जो है जो मार्केट में आ रही है, जब बेहतर है कि मैं उसको क्लियर कर दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब मामला ये है कि देखें जो डोमेन आर्मी की है, आर्मी चीफ साहब की है, फील्ड मार्शल साहब की है, वहाँ पे अगर उन्होंने कोई चीज़ मुल्क की बेहतरी के लिए करनी है तो सदर साहब भी करने को तैयार है, वज़ीर आज़म साहब भी करने को तैयार है। तो फिर वो कौन सा ऐसा काम है कि जो वो कहें कि यार मुल्क की बेहतरी के लिए, दिफा के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए हमने करना है, और सरदारी साहब कहेंगे मैं नहीं करूँगा, जिसकी वजह से उनको वो पोर्टफोलियो जो है वो लेना ज़रूरी है या कंपल्शन है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये स्पेकुलेटिव थ्योरियाँ जो है ये इसलिए चला करती हैं कि सिस्टम स्मूथ हो गया तो ये अनसर्टन कैसे होना है। देखिए जब सिस्टम अनसर्टन होना है ना, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर जरदारी साहब ने चेंज होना है तो फिर कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब ने भी चेंज होना है। ये कोई दूसरी, ये नहीं हो सकता कि एक सियासी एंटिटी जो है वो एक साइडलाइन हो जाए और दूसरी सियासी एंटिटी जो है वो बबांगे दौल बैठी है। फिर चेंजिंग का अमल होगा, चेंजिंग का अमल शुरू होगा, बड़े से शुरू कर ले या छोटे से शुरू कर ले, और ये चेंजिंग का अमल होना उस वक्त है जिस वक्त ग्राउंड में कोई चीज चेंज होती है। ये बता दें होना नहीं होना, आप एजाज सईद की खबर के साथ स्टैंड करते हैं क्योंकि वो तो डटे हुए हैं ट्विटर पर। देखिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी 27वीं आईनी तरमीम से पहले तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, 27वीं आईनी तरमीम में ही सारा पिंडोरा बॉक्स क्लियर होगा कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मैं आपकी इजाजत से काशिफ साहब, आजम चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। काशिफ साहब ने 27वीं तरमीम का जिक्र किया तो कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली में ये जो 2/3 अक्सरियत के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। ये की ही इसलिए जा रही है कि कहीं ना कहीं एजाज सैयद साहब की खबर जो है उसमें कोई ना कोई सच्चाई है। अब सर एक तो इस पर तबसरा फरमा दीजिएगा, दूसरा ये कि अगर ये खबर बदनीयती पर मबनी है जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने आज फरमाया है और उन्हें ये गैर मुल्की एजेंसियों के भी इसमें मुलव्वस होने का जिक्र किया है, तो फिर इस पर तहकीकात का उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया? वज़ीर दाखिला है ना, तो उनके पास कोई तो सबूत मौजूद होंगे। तो अगर हैं और इतनी डिटेल्ड उन्होंने अपना एक एक्स पर अपना एक ट्वीट किया है तो उसमें वो ये भी बता देते कि तहकीकात हो रही हैं या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखें आपने जो कहा ना कि दाल में कुछ काला है, मेरा ख्याल है कि पूरी दाल काली है कि कुछ वाला जो है ना इसमें से वो अल्फाज जो है हज़फ करते हैं। ठीक हो गया। देखें जब हुक्मरान किसी चीज की तरदीद करें, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है जिसकी वो तरदीद करने के लिए आ गए हैं। वो क्या कहा है किसी ने कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे, और 5 दिन के बाद इतना बड़ा इतना डिटेल ट्वीट करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर हमने 2 जो निज़ाम है वो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तजर्बा कर लिया उनका, एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का और एक मार्शल लॉ का। अब तीसरा निज़ाम बाकी रह जाता है जिसको कहते हैं सदारती निज़ाम। क्या आपको नहीं लगता कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ले जाई जा रही हैं? जब इमरान खान भी वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी ये सदारती निज़ाम की बातें होती थी, तो क्या वो इमरान खान ख्वाहिशमंद थे या इमरान खान ले जाना चाहते थे या कोई और ख्वाहिशमंद था जो सदारती निज़ाम सर जो भी लेके जाना चाह रहा था? लेकिन अभी जो निज़ाम मौजूद है, हाइब्रिड निज़ाम जिसके तहत हमारे यहाँ हुकूमत चल रही है, सर उसमें आपको लगता है कि किसी बावर्दी सदर की कोई आईनी या कानूनी गुंजाइश हो सकती है? सर आसमा वो तो जब अयूब खान प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त भी गुंजाइश नहीं थी।
जब ज़ियाउल हक बने थे उस वक्त भी नहीं थी, जब मुशर्रफ बने थे उस वक्त भी गुंजाइश नहीं थी। ये तो बिल्कुल बेमानी बात है कि गुंजाइश होना है, गुंजाइश पैदा कर ली जाती है। ये 26वीं आईनी तरमीम क्या थी? ये गुंजाइश पैदा की गई थी, इसके बहुत अंदर सारी चीजें हमारे मुल्क में चीजों की। नजरिया जरूरत के तहत होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब 27वीं तरमीम क्या है? जब 26वीं आईनी तरमीम लेके आए थे, मेरा उसी वक्त से ये मौकफ है कि इस आईनी तरमीम के बाद मजीद इनको तरामीम करनी पड़ेगी, मजीद इस निज़ाम को तबाही के धाने पर ये ले आए हैं, बिल्कुल इसको तबाह करने के लिए मजीद तरामीम की जरूरत पड़ेगी। और आज जरूरत पड़ गई है इनको कि 27वीं आईनी तरमीम की तरफ ये जा रहे हैं, क्योंकि जितना जुडिशरी का बुरा हाल हो गया है, जितना मुकर्रना का बुरा हाल हो गया है, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसके बाद उनको सहारा देने के लिए अपने गैर आईनी जो आइन की आड़ में गैर आईनी इक़दाम है, उनको सहारा देने के लिए एक और गैर आईनी तौर पर आईनी तरमीम की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी होगी मुल्क की? कतई तौर पर नहीं। जहां तक मोहसिन नकवी साहब का मामला है, आपने एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन अभी पूछा दोस्तों से कि वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो जरदारी साहब के तर्जुमान बन जाते हैं। फिर आपको याद होगा कि कुछ अरसा वो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान बन गए थे जब लंदन गए थे। उसके बाद पता चलता है कि वो और जो फैसल बावटा साहब हैं वो एक ही साहब के वो तर्जुमान और हैं। अभी हमने देखा कि वो फील्ड मार्शल साहब के साथ अमेरिका में मॉल्स में शॉपिंग्स करते दिखाई देते हैं। जहां पे जिस तर्जुमानी की जरूरत होती है वहां पे उनके वो तर्जुमान बन जाते हैं। तो ये भी नजरिया जरूरत के तहत तर्जुमानी की जा रही है और नजरिया जरूरत के तहत इस मुल्क की जो आईनी तरामीम और ये सारा कुछ ये किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्वीट है ये किस नजरिए जरूरत के तहत किया गया है? इम्तियाज फरहान साहब आप कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ एक बात कह रहे थे स्पेकुलेटिव। मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक्स एक स्टोरी है और उस प्रेशर में ऐवान सदर आ चुका हुआ है। उसके बाद ही इस ट्वीट की जरूरत पड़ी, उसके बाद ही इस क्लियरिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखें आसमा, ये आप और मैं और हम तमाम साथी अच्छी तरह जानते हैं कि 18वीं तरमीम को अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने या इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े तबके ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उस 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात जो प्रेसिडेंसी के पास थे वो जितनी आसानी से नीचे दे दिए गए उस पर अभी राजी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ताकत का मरकज एक जगह होना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट को कोशिश ना करनी पड़े। मैं समझता हूँ कि एजाज सैयद ने जो व्लॉग किया था उस पर एक क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने फील्ड मार्शल का इशारा कर दिया था। अगर वो उसके अंदर फील्ड मार्शल का इशारा ना करते तो शायद इसकी तरदीद की जरूरत ना होती और आसिफ जरदारी की तब्दीली के ऊपर मैच्योरिटी शुरू हो जाती कि किस तरह से इनको तब्दील किया जाना है। अच्छा, फील्ड मार्शल आप इम्तियाज साहब ये फरमाना चाह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि खबर चूंकि लीक हो गई तो इसलिए कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो हैं वो रोक ली गई हैं। बट आपको लगता है कि ज़्यादा देर तक रोकी जाएंगी या चीज़ें जाएंगी उसी तरफ लेकिन शायद थोड़ा डिले के साथ? आसमा, बाज खबरें लीक की जाती हैं, बाज बनाकर लीक की जाती हैं कि ये तुमने कहनी है बात। इसके ऊपर फीडबैक क्या आएगा तो उसके बाद हम स्ट्रेटेजी आगे बनाएंगे। देखें तो स्ट्रैटेजी चेंज कर ली गई, फिर इस ट्वीट के बाद हम समझे स्ट्रैटेजी चेंज हो गई ना। ये जो आजम चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, 27वीं तरमीम के जो नुकात होंगे वो सारी चीजें बता देंगे कि आसिफ जरदारी और इनकी जमात क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करती है और बिला चुओ चरा एक्सेप्ट करती है, उससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं इसको उससे भी लिंक करता हूँ कि आप देखें माजी के हवाले से भी जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट भूलेगी नहीं, ना भूली है। नवाज शरीफ को जो कुछ भुगतना पड़ा था वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की वजह से भुगतना पड़ा था। बाद में बात सामने आई थी कि राहिल शरीफ साहब ने जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्होंने पर्सनली भी रिक्वेस्ट की थी कि परवेज मुशर्रफ को इस तरह डिस्कस ना करें, आर्टिकल 6 की तरफ ना जाएं। जब आर्टिकल 6 का मामला हो गया तो आप देखें कि नवाज शरीफ की तनज़्ज़ुली के मामला चले गए। लेकिन परवेज मुशर्रफ की आसमा सिर्फ ये कि परवेज मुशर्रफ की इम्पीचमेंट का आसिफ जरदारी ने जिक्र किया था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट वो अभी भूली नहीं है। ठीक हो गया जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वैसे एक वो बनता है, हो रही है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? काशिफ साहब वैसे आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ ऐड इतना करना चाह रहा हूँ कि ना मोहसिन नकवी साहब की ऑडिट रिपोर्ट, गंदम का मामला दोबारा आना,
मोहसिन नकवी आप साहब का इसको अमेरिका से link जाना, कर रहे हैं ट्वीट को? मोहसिन नकवी साहब का इस्लामाबाद के तरक्याती कामों पे बात करना बेसबब नहीं है। और दूसरी बात यह कि बड़ी क्लियर बात है, 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए। पीपल्स पार्टी अगर 2 तिहाई सपोर्ट नहीं करती तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। सो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद ही चीज़ें शेप अप होंगी, और जरदारी साहब जाएंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। एक पॉइंट मेरा सिर्फ जी 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 सर, कि हमें याद रखना चाहिए कि मेमोगेट स्कैंडल हुआ था, उसमें बली का बकरा कौन बना था, डॉन लीक्स में कौन बना था, और अभी जो 8 जुलाई 2024 को एक प्रेसिडेंसी में मीटिंग हुई थी जिसके पॉइंट्स बाहर निकले, उसका बली का बकरा कौन बनेगा ये वक्त ही बताएगा। ये वक्त ही बताएगा जी। तो मेरे ख्याल में तब तक हम इसको अपनी तज्जियों में शामिल रखेंगे। क्या कुछ खबरें हम तक पहुंची हैं, यकीनन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और जिस तरह से ये एक धमाकादार आज की खबर थी जो एक्स के ज़रिए हम तक पहुंची, वज़ीर दाखिला का ये जो ट्वीट था, इसी तरह से एक और धमाका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। और ये धमाका खेज़ इंकशाफात किए गए जी साबिक अफ़गान जर्नैल की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का क्या किरदार है, उस हवाले से उन्होंने बात की। और कम बेश उन्होंने वही बातें की हैं DGISPR जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में अल जज़ीरा के साथ गुफ्तगू करते हुए कहीं क्या बातें हैं, और इस पे हमारे जो तज्जियाकार हैं वो क्या राय रखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुल्क में सियासी सलामती के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की सलामती की। हर नया दिन सरहद पार होने वाली साजिशों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता मिलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सारे ताने बाने बरास्ता काबुल नई दिल्ली तक जाते हैं। वतन अजीज़ में खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों की शनाख्त, गिरफ्तार दहशतगर्दों के इतराफ़ी बयानात, अफ़गान सरजमीन से हासिल होने वाले जदीद अमरीकी असलहे का इस्तेमाल, पकड़ी जाने वाली टेलीफोन कॉल्स, पाकिस्तान एक एक काबुल को ये बात बता रहा होता था और मुतालिबा करता आ रहा है कि वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, लेकिन काबुल एक कान से सुनता दूसरे कान से निकालने की पॉलिसी पर अभी भी हमें अमल पैरा दिखाई देता है। अब अफ़गान तालिबान और भारत के गठजोड़ से मुतालिक साबिक अफ़गान जनरल के होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। अफ़गान फ़ौज के साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि अफ़गान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। उन्हें भारत से माली इमदाद मिलती है जो TTP और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों में तकसीम की जाती है। साबिक अफ़गान जनरल का ये इतराफ़ नाज़रीन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान और DGISPR के बयानात की तस्दीक हैं कि अफ़गान तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों कर रहे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी बारहा ये कह चुका है, ख़बरदार कर चुका है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कहता है नाज़रीन कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त की अगर हम बात करें तो उस पर हमें दुनिया भर में दूसरे नंबर पर दिखाई देता है। और ये दहशतगर्दी भारत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने कनाडा में भी की हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसने UK के अंदर भी की हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके शवाहिद इसके सबूत अमेरिका के अंदर भी मिले हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है इसको भी डिस्कस करेंगे। दीगर जो इन मामला से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी डिस्कशन में आएंगी। नवीद नसीम साहब, सर ये तो अफ़गान साबिक जर्नैल जो हैं उन्होंने वही कुछ कह दिया जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है और बड़ी मुद्दत से कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन आसमा इसमें एक चीज़, वो एक अंग्रेज़ी का जुमला है कि एनिमीज़ एनिमी इज़ योर फ्रेंड। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान और इंडिया इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, और इस लिहाज से वो दोनों एक दूसरे वो समझते हैं, हालांकि वी आर नॉट बट कहा भी जा सकता है जो भी पॉलिसीज़ हैं। जी जी। आप एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान में कुछ बहुत अरसा पहले नहीं, पाकिस्तान में काबुल पे जब टेक ओवर किया तालिबान ने, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जश्न मनाया। हमारे एक साबिक ISI चीफ काबुल गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर एक चाय पीते हुए उनकी कप एक तस्वीर भी वायरल की गई। आप एक वायरल की गई, बिल्कुल। आप ये देखें कि पाकिस्तान की उस हुकूमत के जो भी उनके साथ थे और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने निकाला है, और वही तालिबान आज जो है पिछले कितने अरसे से हज़ारों लोगों को मार चुके हैं, हमारे सिक्योरिटी को बेड़ा गर्क कर चुके हैं, कोई जगह महफूज नहीं है।
अब हमें समझ आ रही है ये जो जनरल समी है, इनका जो इंटरव्यू है, फिर इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमें कलभूषण को नहीं भूलना चाहिए। ये सारे जो मामलात हैं ये किस तरफ ये इस्टेब्लिश करते हैं कि इंडिया जो है वो किसी भी तरह से किसी भी मुल्क के ज़रिए पाकिस्तान में जो एक पीस आ रहा है, एक इस्तेकाम जो आ रहा है, उसको खत्म करना चाहिए, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान की मईशत जो थोड़ी बहुत चलने लग पड़ी है, मुस्तकम हो रही है, और खासतौर पर सी पैक को लेकर देख लें आप, हमारा जो SIFC प्रोजेक्ट्स कर रही है, हमारे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 38 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पे चले गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे हमसाया मुल्क को, दोनों हमसाया मुल्कों को हजम नहीं हो रही। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि हमसाए चेंज नहीं किए जा सकते, हमारी मजबूरी है कि हमें इन दो मुल्कों के दरमियान ही रहना है। लेकिन कब तक हम इस सिचुएशन में रहेंगे काशिफ साहब? चलिए 1 महीना पहले की बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता महीने की बात कर लेते हैं, जून की बात कर लेते हैं। 78 सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद होते हैं। अगर टोटल किया जाए जो मुख्तलिफ इसमें ज़्यादा सिविलियंस भी थे, 94 इनकी तादाद बनती है, 100 के करीब ये पहुँच जाते हैं। तो सर ये जो दहशत गर्दी का ये सिलसिला है, क्या सिर्फ इसको एतराफ़ी बयानात से रोका जा सकता है? क्या सिर्फ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर शवाहिद रखने से रोका जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो काशिफ साहब हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। तो व्हाट एल्स वी कैन डू नाउ? लाइक हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और वो और क्या हो सकता है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन तमाम लोगों की जो गुफ्तगू थी, जो ख़बर थी, वो आज एंडोर्स हो गई कि भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते अपनी प्रॉक्सीज को इनिशिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, जो हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग भी वो करवा रहा है और इंसर्जेंसीज भी करवा रहा है और तमाम फंडिंग करते हैं। बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, और उसके बाद जिस वक्त पहलगाम वाक़ये के बाद जिस वक्त भारत की और पाकिस्तान की डायरेक्ट स्ट्राइक शुरू होगी, उसके अंदर भी पहले मोदी ने कहा कि जो फितरतुल ख़ारिज के लोग हैं उनको इनिशिएट करने की कोशिश की BLA की सूरत में, बाकी लोगों की सूरत में, जो कि नहीं हो सका। अब वो जो लोग रूटीन में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जो प्रॉक्सीज कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई तो गुमनाम सिपाही रोक रहे हैं। कोई यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है, कोई अनयूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। हमें तो नहीं पता कि हम वो कहाँ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हम अपने तो शोहदा से बैठे हुए हैं। अब कहाँ पे जो खुद कुछ हमलावर पकड़ा जाता है, कहाँ पे उनका नेटवर्क एक्सपोज होता है, किस तरीके से हमने चीज़ों को अनफोल्ड किया, क्यों भारत इस पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं करता, क्योंकि वो रंगिया तो पकड़ा गया है। अब जो अगला अमल है वो ये है कि उनकी उस वक्त की पॉलिसीज, उनकी इन्वेस्टमेंट सारी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, नहीं एग्जीक्यूट हो सकी पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन जिस वक्त भारत को शिकस्त फाश हुई है पाकिस्तान से, उसके बाद भारत अब ज़्यादा ज़ोर से अपनी उन प्रॉक्सीज को मजीद फाइनेंसिंग करके कह रहा है कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज कीजिए। और मुझे ये खदशा है कि कोई ऐसा अमल भारत पहलगाम की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई ऐसा काम कर सकता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाकया करे ताकि अफगानिस्तान उस पर शद्दोमत के साथ जो आए और आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और उसके बाद भारत को ये एक मौका मिले। क्योंकि मोदी को ये शिकस्त हजम नहीं हो रही, उसका नवंबर का इलेक्शन स्टेक पे लग गया, उसकी सियासत स्टेक पे लग गई। लेकिन अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको रूस ने तस्लीम कर लिया है, वो चाइना के साथ इन ब्रैकेट है और हमारे साथ भी इन ब्रैकेट है। और उन्होंने बाकायदा कहा एक फैक्शन ऐसा है जो मुसलसल भारत के पेरोल पे है और वो फैक्शन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से सहूलतकार तलाश किए जाए, अफगानिस्तान के अंदर से किए जाए और बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान में कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉक्सी करवाई जाए, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाए जिसको पाकिस्तान को जिसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेंसिबल तरीके से हमें हैंडल करने की जरूरत है। हमारी अफवाज, हमारे गुमनाम सिपाही, यूनिफॉर्म सिपाही सारे इस पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। इस बात को तवातर से उजागर करना चाहिए कि भारत कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा प्लान कर सकता है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। काशिफ साहब ने भी जिक्र किया, चौधरी साहब, कि अफ़गान तालिबान हुकाम जो हैं वो कहीं ना कहीं चीन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। बयानात भी ऐसे हमारे सामने आए, लेकिन वजह क्या है कि अफ़गान तालिबान हुकाम जो हैं वो टीटीपी पर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर उस तरह से क्रैक डाउन कर नहीं पाते हैं जिस तरह से वो वादे करते हैं। क्योंकि चीन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद सर आपको याद होगा कि अफ़गान रहनुमा जो है उनके 1-2 बयानात भी सामने आए थे, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं रुक सकी हैं दहशत गर्दी की पाकिस्तान के अंदर।
जी आपका इस पे तालिबान का जो किरदार है इसका मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले हमें जो जनरल समी सादत हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और जिन्होंने ये क्लेम किया है कि अफगान तालिबान वो इंडियन फंडेड है, हमें उनकी उनकी जो उनका जो करियर है या जो उनकी वहाँ पर जिम्मेदारी रही है उस पर थोड़ी नजर डालने की जरूरत है। आप देखें कि वो हामिद करजई और उसके बाद वो अशरफ गनी दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे दोनों दूर के साथ वो वहां पे रहे डिप्टी आर्मी चीफ। उसके अलावा वो डिफेंस मिनिस्टर के वो इंटेलिजेंस एडवाइजर भी रहे। अब उस वक्त हम ये कहते थे कि वो लोग इंडियन फंडेड हैं और उनके दौर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान में बहुत सारे कौंसल खाने खोले गए थे और उस वक्त हमारा यही कहना था कि ये इंडिया की जो अफगान गवर्नमेंट है वो इंडिया को फैसिलिटेट कर रही है और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कौंसल खाने खुलवा रही है। अब उसके बाद जब तालिबान आए और ये सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान की सपोर्ट से वो हुकूमत में आए, जो कि अमेरिका भी इस चीज का बरमला जो है वो इजहार करता है। अब हम जो तालिबान है उनको एक ही बात कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे में हमारा साथ दें और जो टीटीपी के लोग वहां पे बैठे हैं उन लोगों को दहशतगर्दी से रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हों, लेकिन वो इसमें नाकाम नजर आते हैं और बार बार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? इसको कैसे रोकें या रुकवाएं इसको, इम्तियाज साहब? अच्छा, चौधरी साहब, इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अफगानिस्तान के साथ या अफगान गवर्नमेंट जो मौजूदा है हमें उसके साथ बजाय ये कि हम लड़ाई में जाएं, बजाय ये कि हम एक दूसरे के वो फासले बढ़ा लें, हमें चीजों को मिल बैठ के दोनों मुल्कों को इसको सेटल करना पड़ेगा। अभी ये पिछले दिनों की बात है कि जो अफगान गवर्नमेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान में आए थे और इन्हीं चीजों के ऊपर यहाँ पे बड़ी डिटेल मीटिंग की हुई थी ताकि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुल्क मिलकर दोनों इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ आगे बढ़े और दहशतगर्दी का खात्मा करें। अब इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स जो खोला है जनरल समी सादत ने। अब आप देखें कि इस वक्त वो अपोजिशन में है और वो अफगान यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन की हैसियत से वहां पे वो काम कर रहे हैं और लंदन में बैठे हैं। उनका हो सकता है ये मकसद हो कि अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो एक दफा फिर अपने जो इनके इख्तलाफात है वो भुला के एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हो सकता है उनका मकसद हो कि उन इख्तलाफात को एक दफा फिर हवा दी जाए ताकि ये दोनों ममालिक के दरमियान आपस में तलकात ठीक ना हो और उसका फायदा तीसरी कुव्वत को पहुंचे। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें अफगान गवर्नमेंट चाहे वो करजई की हो, वो अशरफ गनी की हो, चाहे वो तालिबान की हो, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि कुछ अरसे बाद अफगान गवर्नमेंट अफगानिस्तान हमसे दूर हो जाता है। हमें अपनी गलतियों पे भी गौर करने की जरूरत है। हम तो दूर नहीं कर रहे होते ना सर। देखें, अगर आप दोस्त बनकर दुश्मनों वाला किरदार अदा करेंगे, दुश्मन से आप फंडिंग लेंगे, हमारी सरजमीन पर आप कार्रवाइयां करेंगे, अपनी सरजमीन आप इस्तेमाल होने देंगे, तो फिर हम इस दोस्ती को कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना। दैट इज सो ऑब्वियस। उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों की जिनकी जानिब इशारा कर रहे हैं उनसे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये कहना कि हम शायद कोई फासला इख्तियार करते हैं तो हम तो नहीं करते। हम तो हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई 4 कदम पीछे जाता है और फिर भारत की तरफ जाता है और फिर हमारी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करता है, हमारे यहाँ अमन अमान को तहबाला करता है, तो उसके साथ तो सर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आजम साहब, आपकी इजाज़त से मैं आगे जाऊँगी। इम्तियाज़ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो हैं उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एलामिया भी हमारे सामने आ चुका है और फील्ड मार्शल ने जब यहाँ पर खिताब किया तो ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं भारत के साथ हमारी, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है और अपनी तैयारी के हवाले से भी उन्होंने ये कहा है कि मुल्क को दरपेश जो तमाम खतरात हैं उसके खिलाफ पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी ज़रूर तबसरा कीजिए और जो भारत के साथ हमने किया है उससे आपको नहीं लगता कि ये टीटीपी वाले जो हैं या जो भी हमारे खिलाफ सेल्स मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं उनको कुछ सबक सीखना चाहिए? देखिए, वो नहीं सीखेंगे, हमें सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा मेरी रहनुमाई करें कि जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आज तक 77 सालों में बाकायदा सरकारी सतह पर एक्सेप्ट किया हो। वो अलहदा बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया या हमारी एक्टिविटी हो गई, पूरा 79 के बाद से अपने आप को आग में झोंक दिया ज़ियाउल हक के कहने के ऊपर, और ज़ियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। दहशतगर्दी आज तक चल रही है। अफगानिस्तान ने हमें आज तक सरकारी पेपर पे बाकायदा जो एक होता है
हमें एक्सेप्ट नहीं किया और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी करता रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे चाप के ऊपर उसने कई करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। अब जाके जब ईरान इसराइल झगड़ा हुआ उसमें हिंदुस्तान बेनकाब हुआ तो ईरान ने अपनी रास्ते को तब्दील किया है, अफगानिस्तान से भी तब्दील किया है और पाकिस्तान में को भी तब्दील किया है। देखिए ये मोसाद के साथ राब्ते भी पकड़े गए ना भारतीयों के कि किस तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे। ईरान ने भी हमारी तो नहीं सुनी ना, ईरान के साथ भी अब जब हुई और जब उसको सबूत मिले और जब सारे लोग पकड़े गए भारत के लोग वहां पर, तब ईरान ने माना। तो सर हमारे में क्या कमजोरी है? हम सारे सबूत होने के बावजूद, शवाहिद होने के बावजूद क्यों दुनिया को बता नहीं पाते हैं, मना नहीं पाते हैं कि भाई ये भारत कर रहा है? ईरान ने वाजे कर दिया ना सर, तो हम तो ईरान से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा स्ट्रांग हैं हम। उसने निकाल दिया। हमने कई विजिट किए ईरान के, वहाँ पे अफगान कैंपों में भी, वहाँ पे तो महाजरीन कैंपों के अंदर है, वहाँ सुबह जाते हैं वो काम करके वापसी होती है। और देखें भारत प्रॉक्सी करता रहा है और प्रॉक्सी अभी भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, सारी बातें हमारे पास है। लेकिन ये टीटीपी आपको खत्म करनी पड़ेगी। तालिबान है ही एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक नेचर है इनकी, एक पाकिस्तान में बैठे हुए। और जब ये 90s बेनजीर साहिबा का दौर था तो जब ये कमांडर नेक मोहम्मद की सरबराही में टीटीपी वाले जो टीटीपी थे, तालिबान को पाकिस्तान से वहां पे जाके हुकूमत दिलवाई गई थी, तो वो कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होंगे। आप ये जो आजम भाई का बात कर रहे थे बिल्कुल सही है कि कॉन्सुलेट जनरल इन्होंने कॉन्सुलेट इतने सारे खोले हुए थे कि टूवर्ड्स काबुल से कंधार और ये पूरे बलूचिस्तान सेक्टर तक, और हमने डोजेर दिए थे, पूरी दुनिया को डोजेर दिए कि ये यहाँ पर इन्होंने ये मरकज कायम किए हुए, लेकिन कभी भी अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब जनरल फैज ने वहां जाकर चाय पी और जो आपने बिल्कुल सही कहा वो फोटो वायरल करवाई गई, उसके बाद भी वो काबू में नहीं आए अफगानी जो भी हैं, जो इस वक्त तालिबान वहां बैठे हैं। क्या 50,000 खानदानों जिन लोगों को फंडिंग उधर से हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है, जिनके पूरे पूरे बिजनेसेस चल रहे हैं, सारी चीजें उसके ऊपर चल रही हैं, भारत के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, वो हमारी कोई भी चीज़ क्यों सुन रहे होंगे? तो मेरे ख्याल में उस हवाले से भी मैं ज़रा पॉलिसी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और आज ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आर्मी चीफ ने ये बात बड़ी वाजे कर दी है कि जो भी पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से देखेगा उस आंख को निकाल लिया जाएगा, जैसे हमने भारत के साथ अभी किया। तो इम्तियाज साहब, I'm really sorry, मुझे ब्रेक लेना है सर। जी सर। सिर्फ ये मैं कहता हूँ तो पाकिस्तान के लीडर हैं जो टीटीपी के नाम से ओन करते हैं तालिबान को और तालिबान से मुज़ाकरात के नाम पे ओन करते हैं। ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं को मिलता है कि जनाब जो आप उनकी एडवोकेसी करते हो तो वो उनको पाकिस्तान के हक में कायल क्यों नहीं करते? बिल्कुल, सवालात बहुत सारे हैं लेकिन इस पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर कोई तैयार है तो वो हमारी फौज है जो कुर्बानियाँ दे रही है। और जिस तरह से भी काशिफ साहब ने गुमनाम उनको हीरोज़ करार दिया, हम ना उनके नाम से वाकिफ़ होते हैं ना उनके ओहदों से वाकिफ़ होते हैं। हमें बस ये पता है हम स्टूडियो आते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने कारोबार पे, अपनी जॉब्स पे हर जगह जा रहे होते हैं, सुकून से काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वहाँ पर कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो उनको आज आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने एजाज़े ज़ायरन को उनके लिए तहसीन के अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए, उनके लिए जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और वो जो अभी भी खड़े हैं अपनी जानें जो हैं हथेली पर लेकर हमारी हिफाजत करें, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं। मुल्क में जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, इसके ख़िलाफ़ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ सियासत भी हो रही है और उरूज पर हो रही है, ख़ासतौर पर केपी में। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात के लिए तैयारी चल रही है, कुछ गठजोड़ हो रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ डिस्कस कर लेते हैं आने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए होने वाले जोड़ तोड़ को। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात मुनक्किद होंगे और इसके लिए भागदौड़ जो है, जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के एक वफ्द ने मुलाकात की है, जो खासी अहम है कि अगर मुस्लिम लीग नून जमीयत उलमाए इस्लाम को राम कर लेती है तो PTI 11 में से सिर्फ 6 नशिस्तें ही हासिल कर सकेगी और इस तरह हुकूमत JUI की हिमायत से सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत के लिए, ओपोजिशन के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो इस लेन देन में JUI भी 2 या 3 नशिस्तें ले रही होगी।
एक तरफ ये भागदौड़ है और दूसरी तरफ पीटीआई में मकामी रहनुमा एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली तारिक आरियानी हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। कहना उनका यह था कि बैरिस्टर गौहर, शकील खान आफरीदी और आतिफ खान ने उनसे कहा कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश यह है कि मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दिया जाए, इसलिए वो मिशाल के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा बन जाएं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उनसे कहा कि मुझे अगर बानी पीटीआई भी ये कह दें तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मिशाल को सेनेटर नहीं बनाऊँगा, नहीं बनने दूँगा। ये सारी बातें तारिक आरियानी साहब कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी यरगमाल बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते हैं कि बानी पीटीआई रहा हों। इस बेतमादी में होने वाले इलेक्शन जो है नाज़रीन, उसमें पीटीआई परफॉर्म क्या करेगी? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। ये धड़ेबंदियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी हैं, क्या और नुमायाँ होंगी? अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं और उसमें आरियानी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ ही आऊँगी नवीद साहब, पहले हम ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा लोगों को ये सुनवा भी दें कि उन्होंने क्या कहा है। डिटेल तो मैंने खैर डिस्कस कर ली है। सर, ये जो 21 जुलाई को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हुकूमत JUI को राम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आपको लगता है कि मौलाना हैंडशेक कर लेंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये 5 नशिस्तों में से 2 या 3 JUI को मिल सकते हैं? आप पाकिस्तानी सियासत की खूबसूरती ये देखें कि PTI ने जब 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी होती है तो वो भी मौलाना साहब के पास जाते हैं, और अब जब KP में इलेक्शन हो रहा है तो नून लीग जो है वो भी मौलाना साहब के पास जा रही है। तो सर, इसमें खूबसूरती हमारे निज़ाम की है या खूबसूरती मौलाना साहब की है? उनके सियासत के फ़न की खूबसूरती है ये हमारी बदकिस्मती कहूँगा मैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो है वो मसला ये है कि खूबसूरती या कुदरती तौर पे कोई अच्छा इत्तेफाक भी तो पाकिस्तान में होना चाहिए ना। हमने सादिक संजरानी साहब के माजी में इलेक्शन देखे हैं चेयरमैन सेनेट के, जो कि मेजॉरिटी जो होती थी वो अपोजिशन की होती थी और जीत जाते थे संजरानी साहब, और एक अल्लाह बख्शे बजिंजा साहब होते थे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा एक तारीखी जवाब दिया था। अब आ जाएं आप इस इलेक्शंस के ऊपर। 21 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, आप मौजूदा सूरत हाल में जबकि गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्ट्री ही के ऊपर सवालात आ रहे हैं कि वो पता नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सर, ये सवाल तो बहुत अरसे से है ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। अभी तक उनकी अपनी सीट जो है वो पूरी तरह सिक्योर नहीं हुई। और ये जो मिशाल यूसुफजई साहब हैं, ये किन की तर्जमानी करती हैं, किन की करीब मानी जाती हैं या समझी जाती हैं? एवरीवन नोज। तो इस वक्त मुकाबला जो है वो बुशरा बीबी वर्सेस गंडापुर है। अगर एक सीट मिशाल यूसुफजई को नहीं मिलती, जो कि मेरी नाकिस राय में मिशाल यूसुफजई सीट लेने में कामयाब हो जाएंगी, तो लगता ये है कि KP में मजीद दरारें पड़ेंगी। ठीक हो गया। इस सेगमेंट का टाइम चूँकि कम होता है, बहुत माजरत, मुझे आगे बढ़ना है। काशिफ साहब, सर, PTI में इस हवाले से भी अब दड़ेबंदियाँ जो हैं खुलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारे और मामला तो हम डिस्कस करते रहे, लेकिन ये जो मर्दान में हुआ है सर, जिसका भी हम तस्करा कर रहे हैं, ये जो MP हैं तारिक आरियानी साहब, बड़ी सारी बातें उन्होंने बड़ी सारी खुल के कर दी हैं। अब मिशाल यूसुफजई के हवाले से उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ नहीं किया कि वज़ीर आला ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा। अब इवन अगर PTI के बानी भी कह रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं बनने दूंगा उनको सेनेटर। देखिए, ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला आज से नहीं, तवातुर से जारी है और बहुत बड़े बड़े लोगों की गुफ्तगू लीक होती रही है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। हमने इस पर मुतअद्दिद बार गुफ्तगू की। मसला ये है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब है, वज़ीर आला की मंशा के ऊपर चीज़ें चलेंगी। गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। असल मामला मिशाल यूसुफजई का नहीं है। असल मामला यह है कि मिशाल यूसुफजई के ऊपर इतना ज़ोर क्यों लगाया जा रहा है, और अगर मिसाल यूसुफजई साहिबा को टिकट देना है तो बानी जो उनसे हैं वो बहनों के ज़रिए किसी भी ज़रिए से रब्ता हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। असल इशू KPK से असल इशू KPK से 2 सेनेट के इलेक्ट करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें JUI और हुकूमती इत्तेहाद है, ताकि वो सेनेट में अपनी 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करना चाहते हैं, ताकि कौमी असम्बली और सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत पूरी होगी तो 27 में बन जाएगी। देखें ना जी, ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है। समर हारून बल्लोर साहिबा जो उनसी वो नून लीग में शामिल हुई हैं और उसी टाइम उन्होंने मखसूस नशिस्तों की MPA की टिकट इशू कर दी है।
असल जो इस निज़ाम का सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि यहाँ पे हसूल इक़्तिदार ऐवान में पहुँचना है जिस तरह मर्जी पहुँचें, और इसी निज़ाम को चेंज करने के लिए 2 तिहाइयों से बाज़ गश्त है, शहर इक़्तिदार में कोशिशें और काविशें की जा रही कि सदारती निज़ाम लाया जाए, ताकि ये जो मामला है कि MP ख़रीद लो, वफादारियाँ ख़रीद लो, पैसे दे दो, कोई अच्छे बच्चे बन जाओ, कोई वफादारी निभाओ और आप सीटें ले लो, और उसके बाद फिर आप सेनेट में चले जाओ, फिर वहाँ पर आपको वफादारी का फल मिले और कौमी असम्बली में वफादारी का फल मिले। इस सारे जमहूरी निज़ाम का मामला जो है इसको चेंज करने की 2 दहाइयों से कोशिश हो रही है, जिसका एक हल, एक तजर्बा जो चौधरी आजम साहब ने कहा सदारती निज़ाम है वो ये है। सो मैं ये समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब की मंशा के बगैर जी सेनेट में किसी और बंदे का इलेक्ट होना मुझे नामुमकिनात में लगता है। ठीक है, लेकिन वो इमरान खान की मंशा के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, ये तीनों जो है, ये तीनों इनकी कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है PTI में, कम से कम कबूलियत भी है, मकबूलियत भी है बनी के पास। ठीक हो गया। अब मैं चौधरी साहब सर आपकी तरफ आऊंगी। सर ये बताइएगा कि PTI से मुराद सईद का नाम भी है, मजहर मिशवानी का नाम भी है, लेकिन जब मुराद सईद का नाम आता है तो जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो क्या ये जो उनके ऊपर 10 मुकदमात हैं, अब इसके साथ वो सेनेट में आ रहे होंगे, कोई किरदार अदा कर सकेंगे? ये होता हुआ हम देखेंगे, आएंगे वो सामने? मेरा ख्याल है कि मुराद सईद का सिर्फ नाम ही है, लेकिन अमली तौर पर शायद वो सेनेट में उम्मीदवार ना हो और ना ही उनको PTI इस वक्त रिस्क लेगी उनको इलेक्शन लड़वाने का। अब जहां तक ये मामला मिशाल यूसुफ से ये कहना, मुझे एक माजी की एक एग्जाम्पल याद आ गया, मैं वो आपको सुनाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी 2018 की, और सॉरी PTI की हुकूमत बनी 2018 की, तो मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के टिकट दिए। एक टिकट दिया गया जुबैर डार साहब, वो लंदन में होते हैं, वो ब्रिटिश नेशनल थे, उनसे नेशनैलिटी छुड़वाई गई और उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान आ जाए, नेशनैलिटी छोड़ के हम आपको टिकट देंगे। वो नेशनैलिटी विड्रा करके वो पाकिस्तान आ गए। अब जहां यहाँ पर पार्टियों के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो गालब आई, और पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी थी उसकी वजह से उनको टिकट ना दिया और किसी दूसरे बंदे को दे दिया। ठीक। उसके बाद वो बेचारे ना बरतानिया के रहे ना पाकिस्तान के रहे, और वो बरतानी शहरियत हासिल करने के लिए दोबारा बेचारे धक्के खाते रहे। ये पार्टियों के अंदर इस किस्म की चीजें बेतहाशा आपको नजर आएंगी। अब दूसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन हो या कौमी असम्बली के, अब ये तो माले गनीमत के ऊपर हो रहे हैं ना, माले गनीमत के ऊपर लड़ाई हो रही है कि जो अभी मखसूस सीटें मिली हैं, मुस्लिम लीग नून और JUI वो एक दूसरे के खिलाफ अदालत में चले गए, आज PTI भी वहां पे पार्टी बन गई है। अब वो माले गनीमत की तकसीम करके तो वो असल में अपना हिस्सा ज्यादा लेना चाह रहे हैं। पैसा फेंक तमाशा देख। मैं बहुत माजरत चौधरी साहब, टाइम कम, अब आगे मुझे जाना है। इम्तियाज़ फरहान साहब, ये इतलात भी आ रही हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हैं उनका रास्ता PTI रोकना चाह रही है, इजलास नहीं होने दे रही कि वो हलफ ना उठा लें, और अब जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं। आपको इसका भी कोई निकलता हुआ रिजल्ट दिखाई दे रहा है? कब तक चलेगा ये? आई थिंक 27वीं तरमीम के बाद ही चीज़ें कुछ सेटल डाउन होंगी। इम्तियाज़ साहब, कि अगर PTI ऐसा कर रही है या करेगी तो जैसे माजी में वो नुकसान में गई है कि मखसूस नशिस्तों को रोक नुकसान में जाएगी, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात हो, पार्टी इलेक्शन हो, वो खुद PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी पिशावर हाई कोर्ट से स्टे लेकर, फिर आगे बढ़ाकर इलेक्शन ना करवाकर, और इसमें भी अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के बगैर हाउस पूरा है, उसके लिए बाकायदा रूलिंग्स मौजूद है, चेयरमैन सेनेट की भी और मुख्तलिफ भी। और दूसरा आसमा, सेनेट के इंतखाबात बहुत टेक्निकल होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और मुझे तो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स भी नजर आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से अगर होते हैं तो, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में कई एक इनके बिल्कुल सॉलिड कैंडिडेट आउट भी हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा बैरिस्टर फरोग नसीम जो कि जीत ही नहीं सकते थे, अचानक सेकंड और फिर उन्हें पॉइंट कुछ समथिंग उनको मिले और उसके बाद वो जीत गए। सादिक संजरानी की जो बात हमने, तो आपको याद होगा सादिक संजरानी आखिर में किस तरह जीते थे, वो प्रायोरिटी के ऊपर जीत गए थे। और अगर मुझे इजाजत हो, कराची के हवाले से एक बात ही, वो डेटा बहुत जबरदस्त आया है कि 6 माह के दौरान ये जो डकैती के ऊपर 6 माह के दौरान CPLC की रिपोर्ट है 55 लोग 51 लोग अपनी जान से गए 6 महीने के अंदर सिर्फ, और CPLC की रिपोर्ट है
कि 5,999 यानी 6,000 वारदातें हुई है 6 महीने के अंदर, यानी हर महीने 1,000 वारदातें हुई हैं। और 6 महीने के सर ये तो वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं। इम्तियाज साहब ये आपके आदादो शुमार बिल्कुल सही है सर। कल हम इस पे इनफैक्ट हम आज इसको डिस्कस करने जा रहे थे, लेकिन बाकी मामलात और फिर मोहसिन साहब का ट्वीट और ये सारी चीज़ें तो हमने आज इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन कराची को हम भूले नहीं हैं ना, हम भूल सकते हैं कराची को। तो कल हम इस पर बात कर रहे होंगे। या आदादो शुमार आपके बिल्कुल सही हैं और बड़े ये कहा जाए कि तशवीशनाक है, लेकिन कराची से आती तशवीशनाक खबरें, अच्छी खबरें कब आती हैं। लेकिन जो भी खबरें जहाँ से भी आ रही होंगी आपके सामने नाज़रीन रखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। काशिफ साहब, नवीद साहब, इम्तियाज़ साहब, आज़म साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपका शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने